हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है इंडियन एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी हम करने वाले हैं इंडेक्स नंबर और उसके यूजेस। राइट, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। MCO3 का जो हमारा पेपर है, इग्नू एमकॉम सेकेंड ईयर MCO3 रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडेक्स नंबर किसे कहते हैं और इंडेक्स नंबर की क्या क्या यूजेज हैं। ये दो टॉपिक हम हमारे इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद के। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अबाउट इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर आर ए सीरीज ऑफ नंबर्स डिवाइज्ड टू मेजर चेंजेस ओवर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से लाइन में देखो लिखा हुआ है कि इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि यहाँ पे एक सीरीज ऑफ नंबर्स होता है, राइट, जिसमें आप ये चेक करने की कोशिश करते हो कि जो चेंजेस आए हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वो क्या हैं, और जो चेंजेस आए हैं आप उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हो विद द लास्ट पीरियड जो भी होता है, और कंपेयर विद द रेफरेंस ऑफ वन वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। यहाँ अब यहाँ पे देखो जो बात बोली जा रही है वो ये है कि जो वेरिएबल्स होते हैं, फिर जो ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, उसको फिर एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है और फिर चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, मैं फिर से पढ़ के बता देता हूँ आपको। इंडेक्स नंबर आर सीरीज ऑफ नंबर, एक तरह की सीरीज ऑफ नंबर्स होती है, डिवाइस टू मेजर चेंजेस। आप इसको चेक करते हो चेंजेस को मेजर करने के लिए, राइट, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड के बारे में देखो, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, द टाइम पीरियड में भी डेली। टाइम पीरियड जो होता है डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली, ईयरली हो सकता है, या फिर कोई एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे भी हो सकता है। और कंपेयर विद रेफरेंस टू वन वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स, और आप उसको कंपेयर करते हो विद द रेफरेंस ऑफ वन वेरिएबल या फिर ग्रुप ऑफ रिलेटेड जो वेरिएबल्स होते हैं वो। ठीक है, दस ईच नंबर इज अ सीरीज ऑफ स्पेसिफाइड इंडेक्स नंबर इज। ठीक है, तो फिर ईच नंबर जो होता है वो सीरीज ऑफ स्पेसिफाइड इंडेक्स नंबर होता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से नंबर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। यहाँ पे देखो 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अ प्योर नंबर दैट इज इट डज नॉट हैव एनी यूनिट। अब प्योर नंबर का मतलब होता है कि इसमें किसी भी तरह का कोई यूनिट नहीं हो। बी नंबर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू अ प्री डिटरमाइंड फार्मूला। इसको देखो, कैलकुलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड फार्मूला। ठीक है, सी नंबर है generated at regular time intervals, sometimes during the same time interval at different places। ये जो नंबर्स आते हैं इंडेक्स नंबर्स में, ये जो सीरीज में होते हैं, ये देखो ये जनरेट किए जाते हैं एट रेगुलर टाइम इंटरवल, हर एक टाइम इंटरवल के बाद वो निकल करके आता है, या फिर समटाइम्स ड्यूरिंग द सेम टाइम इंटरवल, कभी कभी सेम टाइम इंटरवल पे निकल करके आते हैं एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पे। डी नंबर है द रेगुलर जनरेशन ऑफ नंबर्स फ्रॉम अ क्रोनोलॉजिकल सीरीज। ठीक है, देखो रेगुलरली इंडेक्स नंबर जो है जनरेट हो रहा है फ्रॉम अ क्रोनोलॉजिकल सीरीज। सीरीज जो होता है वो क्रोनोलॉजिकल वे में सजा हुआ है, जैसे कि एक सीरीज, दो सीरीज, 1 2 3 4 5 6 7, वहाँ पे जो है नंबर जनरेट हो रहा है। पांचवा पॉइंट है ई नंबर विद रेफरेंस टू सम स्पेसिफाइड पीरियड एंड नंबर नोन एज बेस्ड पीरियड एंड बेस नंबर, द लेटर इज ऑलवेज 100। देखो यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है विद रेफरेंस टू सम स्पेसिफाइड। जब भी आप स्पेसिफाइड पीरियड की बात कर रहे हो, किसी स्पेसिफाइड पीरियड में, द नंबर नोन एज बेस्ड पीरियड, जिस नंबर को हम बेस्ड पीरियड के नाम से जानते हैं, राइट, एंड बेस नंबर द लेटर इज ऑलवेज 100। तो जो लेटर वैल्यू होगी, जो बेस नंबर होगा वो हमेशा 100 होगा। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है, आप एग्जाम्पल के जरिए आपको चीज़ें जो समझ में आ जाएंगी। आई होप इफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विथ बेस ईयर 1996, अगर मान लो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आप चेक कर रहे हो 1996 का, इज कैलकुलेटेड टू बी 180 फॉर द ईयर। मान लो उस साल के लिए वो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 180 है। 2003 में फॉर दैट ईयर 180 फॉर द ईयर 2003, तो 2003 के लिए देखो 180 है। इट मीन्स द कंज्यूमर प्राइस हैव इंक्रीज्ड बाय 80% इन 2003। तो देखो जो प्राइस है, देखो 100 तो हमेशा बेस होगा ही, ठीक है ना। मतलब 1996 में जो बेस था वो क्या था, वो 100 था, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बात बताई थी कि स्पेसिफाइड केसेस में, स्पेसिफाइड पीरियड में जो लैटर वैल्यू होती है वो 100 होती है। तो 1996 में जो पहली बार किया गया था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो फिर उस टाइम पे 100 था, बट 2003 में 180 हो गया। मतलब तकरीबन 80% की बढ़ोतरी हो चुकी है इन 2003 एज कम्पेयर टू द प्राइसेस इन 1996। तो 1996 में जो प्राइसेस थे उसके हिसाब से जो है 80% जो है प्राइस वो बढ़ चुका है। ठीक है, उसके बाद देखो जो हम करने वाले हैं वो है यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की क्या क्या यूजेस हैं, राइट, एक एक करके आइए इसको देख लेते हैं। Originally the index number was developed for measuring the effect of changes in prices
Today, they have become indispensable for analyzing the data related to business and economic activity. This statistical tool can be used in several ways as follows. देखो तो जो बात यहाँ पे बोली जा रही है वो ये है कि ओरिजिनली इंडेक्स नंबर को जो है मेज़र करने के लिए जो इफ़ेक्ट होता है प्राइसेस में जो चेंजेस आते हैं उसके इफेक्ट को मेज़र करने के लिए इंडेक्स नंबर का निर्माण किया गया था. बट अभी के टाइम पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो या फिर बिजनेस एक्टिविटी हो, हर तरह की एक्टिविटी में इंडेक्स नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है टू एनालाइज द डेटा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे यहाँ पे वेज बताए गए हैं जिसके ज़रिए हम स्टैटिस्टिकल टूल जो है इंडेक्स नंबर इसका इस्तेमाल करते हैं. वन बाय वन आइए इसको देख लेते हैं. दिस स्टैटिस्टिकल टूल कैन बी यूज्ड इन सेवरल वेज एज फॉलोज. ठीक है, तो सबसे पहला है डिसीजन मेकर्स यूज इंडेक्स नंबर्स एज पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंप्यूटेशंस टू अंडरस्टैंड अदर इंफॉर्मेशन बेटर. तो जो देखो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं ये समझने के लिए कि जो इंटरमीडिएट कंप्यूटेशंस ही की गई थी एज पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंप्यूटेशंस टू अंडरस्टैंड अदर इन्फॉर्मेशन बेटर. ठीक है ना, इसको इंटरमीडिएट कंप्यूटेशन के मतलब उसका एक हिस्सा होता है, उसको वो करने की कोशिश करते हैं ताकि जो अलग इन्फॉर्मेशन उनको मिलते हैं बाय डूइंग दिस एक्टिविटी वो कितनी रेलेवेंट है, कितनी ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन बेहतर है, ये इसको चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. नॉमिनल इनकम कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रियल इनकम. नॉमिनल इनकम को जो है ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है रियल इनकम में. ठीक है, सिमिलरली नॉमिनल सेल्स इनटू रियल सेल्स, नॉमिनल सेल्स को हम रियल सेल्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड सो ऑन. ठीक है, थ्रू एन अप्रोप्रिएट इंडेक्स नंबर. अगर आपके पास अप्रोप्रिएट इंडेक्स नंबर हो तो फिर आप इन सब एक्टिविटीज़ को कर सकते हो जो मैंने आपको अभी गिनाई है. Right. Consumer price index, also known as cost of living index, is arrived at the specified group of consumers in respect of prices of specific commodities and services which they usually purchase. देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है ना वो एक तरीके से वो इंडेक्स होता है जो इंडेक्स में मतलब हम सामानों को परचेस करते हैं. तो ये इंडेक्स हमारे लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहलाता है. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होता है ये. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके बारे में जो बात बोली जा रही है वो ये है इज अराइव्ड एट स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स. ठीक है ना, ये देखो एक तरीके से स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के बारे में बोला जा रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइसेस ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटीज़ जो कि कुछ स्पेसिफिक कमोडिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं एंड सर्विसेज विच दे यूजुअली परचेज. ठीक है ना, जो कि वो यूजुअली उसको परचेज करते हैं. तो इन दैट केस भी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसमें जो चेंजेस आती हैं उसका भी चेक करने के लिए देखो इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे जिसको हम ये मतलब ये है तो एक स्टैटिस्टिकल टूल, लेकिन इसको इस्तेमाल किन किन चीज़ों में कर सकते हैं ये बात यहाँ पे बताई गई है. राइट, दिस इंडेक्स नंबर इज़ एन इंडिकेटर फॉर रियल वेजेस ऑफ द कंज्यूमर्स. ठीक है ना, तो ये देखो ये जो इंडेक्स ये जो इंडेक्स आता है निकल करके ये एक तरीके से आपके रियल वेजेस को शो करता है. एज ए कंज्यूमर आपके जो रियल वेजेस होते हैं उसको वो शो करता है. ठीक है, तो कुछ तरीके बताए गए जहाँ से हम इसका इस्तेमाल जो है इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल जो है एज ए स्टैटिस्टिकल टूल कर सकते हैं. ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई. अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ. ओके, ये पॉइंट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं. एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एग्जाम्पल भी कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए. फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल अर्न ₹100 इन द ईयर 1970. मान लो कोई एक व्यक्ति है जो कि 100 रुपये कमाता था 1970 के दशक में एंड हिज अर्निंग इंक्रीजेज टू 300 इन 1980. लेकिन उसकी जो अर्निंग थी वो 1980 आते मतलब 10 साल के स्पैन में उसकी जो अर्निंग थी वो 100 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक हो गई. ठीक है, इफ़ ड्यूरिंग दिस पीरियड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीजेज फ्रॉम 100 to 400 then the consumer is not able to purchase the same quantity of different commodity with ₹300. अब देखो ये बात जो यहाँ पे बोली जा रही है वो ये है कि ये जो पीरियड था 10 साल का उसमें मान लो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर बढ़ करके 100 से 400 हो जाए. ठीक है ना, तो क्या वो अपने सामान को परचेस कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा बिकॉज उसकी जो अर्निंग हुई है वो तो सिर्फ 300 रुपये बढ़ी है, लेकिन जो परचेस अमाउंट जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो तो बढ़ के 400 हो गया है. राइट, तो उसको उस केस में फिर दिक्कत होने लगेगी. तो एक तरीके से आप समझो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किस तरीके से हमारे रियल लाइफ में भी इसका इफेक्ट पड़ता है. जब गवर्नमेंट बजट तैयार करती है या फिर डिफरेंट जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करती है तो फिर इंडेक्स नंबर का कितना उसमें इस्तेमाल होता है. बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था. विच वॉज ही वॉज एबल टू परचेज इन द ईयर 1970 विद हिज इनकम ₹100. दिस मीन्स द रियल इनकम हैज़ डिक्लाइंड. ठीक है ना, तो ये जो उसमें गिरावट आई है 100 रुपये का जो गिरावट आया 1970 में क्या हो रहा था कि जो चीज़ें वो परचेस कर पा रहा था 100 रुपये में वो अभी के टाइम पे वो उतने रुपए में उतने सामान परचेस नहीं कर पाएगा बिकॉज उसकी जो रियल इनकम थी उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई है. Thus, real income can be calculated by dividing the actual income by dividing the consumer price index. अगर आपको रियल इनकम निकालना है तो उसका देखो एक फार्मूला दिया हुआ है. वो जो फार्मूला यहाँ पे ऊपर में बाई
वर्ड्स बताया भी गया था, बाय डिवाइडिंग द एक्चुअल इनकम, आपको एक्चुअल इनकम को डिवाइड करना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, राइट। तो देखो यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, रियल इनकम इन 1980, अगर 1980 की उसके रियल इनकम की बात करें, ठीक है, तो एक्चुअल इनकम देखो उसका 1980 में कितना था, 300 रुपये का, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ करके हो गया 400, मतलब उसकी जो रियल इनकम है वो सिर्फ 75 रुपीज़ है विद रिस्पेक्ट टू 1970 एज बेस ईयर। अगर 1970 को बेस ईयर मानते हैं तो 1980 के हिसाब से जो उसका इनकम है वो 25 रुपये कम गया है ना। पहले उसका 100 रुपये था 1970 में, लेकिन 1980 में जिस तरीके का उसका जो सैलरी थी वो तो बढ़ गई, 100 से 300 हो गई, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी उस टाइम पे 100 ज़्यादा बढ़ गया, मतलब 400 हो गया। तो अगर एक्चुअल रियल इनकम हम निकालने की कोशिश करें तो फिर उसकी जो रियल इनकम थी वो सिर्फ 75 रुपये थे, जो कि 1970 के बेस ईयर के मुकाबले काफ़ी कम है। तो इस तरीके से हम इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी अच्छा एग्जांपल था यहाँ पे, देयर फॉर द कंज्यूमर्स रियल इनकम इन द ईयर 1980 इज ₹75 एज कम्पेयर टू हिज इनकम ऑफ 100 इन द ईयर 1970, जो मैंने बात अभी आपको कही है। वी कैन ऑल्सो से दैट बिकॉज ऑफ प्राइस इंक्रीजेज इवन द हिज इनकम हैज़ इंक्रीज्ड हिज परचेजिंग पावर हैज़ डिक्रीज। देखो तो जो बात यहाँ पे बोली जा रही है कि 1970 में उसका इनकम 100 था, 1980 में उसका इनकम जो है 300 हो गया, तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो उसका इनकम बढ़ रहा है, लेकिन उसकी जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी थी, पीपीपी जो होता है, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हो गया, बिकॉज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुकाबले उसकी सैलरी जो है वो नहीं बढ़ी है, बिकॉज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वॉज 400 और उसकी इनकम जो है वो 300 रुपये बढ़ी थी, तो वो चीज़ें को परचेज नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये पहला एग्जाम्पल था, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसेस इंडिसेस आर यूज्ड फॉर वेज एंड सैलरी नेगोशिएशन फॉर कंपनसेटिंग प्राइस राइज इन द फॉर्म ऑफ डियरनेस अलाउंस। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो डियरनेस अलाउंस, डीए जो होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। जो बात यहाँ पे बोली जा रही है वो ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइस इंडिसेस जो होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है टू कैलकुलेट द वेजेस एंड सैलरी नेगोशिएशंस, ठीक है, जो कि एक तरीके से डीए का बढ़ना या फिर डीए का घटना, जनरली डीए घटता नहीं है, डीए बढ़ता ही है, तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है इंडेक्स नंबर, हो क्या सकता है, होता ही है, राइट। तीसरा पॉइंट है वेरियस इंडिसेस आर यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फॉर्मिंग पॉलिसीज, ठीक है। तो बहुत सारे इंडिसेस जो होते हैं वो देखो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो पॉलिसी फ्रेम करती है गवर्नमेंट, उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। सम ऑफ दीज इंक्लूड टैक्सेशन पॉलिसीज़, कुछ इसमें जो चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं कुछ पॉलिसीज़ में, उन पॉलिसीज़ का नाम यहाँ पे बताया गया, जैसे कि टैक्सेशन पॉलिसी हो या फिर वेज एंड सैलरी पॉलिसी हो या फिर इकोनॉमिक पॉलिसी हो या फिर कस्टम एंड टैरिफ पॉलिसी हो या फिर पे कमीशन का नाम आपने सुना होगा। तो इस तरह की चीज़ें जब भी गवर्नमेंट इस तरह की चीज़ें जब करती है तो वहाँ पे जो इंडिसेस होते हैं वो सब इंडेक्स नंबर से ही लिए जाते हैं और उसके हेल्प की सहायता से ही इन सब चीज़ों को किया जाता है। Index number can also be used to compare cost of living across different cities or regions of the purpose of making adjustment in house rent allowances। देखो तो जो बात यहाँ पे बोली गई वो ये है कि इंडेक्स नंबर का जो देखो इस्तेमाल जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी चेक करने के लिए किया जा सकता है डिफरेंट सिटीज़। मतलब मान लो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो मुंबई में होगा वही कॉस्ट ऑफ लिविंग दिल्ली में हो, ये ज़रूरी नहीं है, राइट। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है दोनों जगह का डिफरेंस हो सकता है, तो उसको अगर आपको मेज़र करना है तो फिर आपको इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल उस केस में करना होगा, ठीक है। और देखो जब वहाँ पे खर्च आगे पीछे होगा तो वहाँ का जो रेंट होगा, राइट, जो रेंट दिल्ली में दे रहे हो वही रेंट अगर आप मुंबई में पे करो तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि बिकॉज मुंबई जो है काफ़ी महंगी सिटी है, राइट। तो रेंट में कितना होना चाहिए, आपको रेंट अलाउंस कितना मिलेगा, कंपनसेटरी अलाउंस कितना मिलेगा या फिर किसी तरह का स्पेशल अलाउंस आपको कितना मिलेगा, ये सब कुछ जो है इंडेक्स नंबर के जरिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है। पांचवा पॉइंट जो यहाँ पे बोला गया है वो ये है कि इंडिसेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बिजनेस एक्टिविटी, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन अक्रॉस डिफरेंट प्लेसेस एंड आर ऑल्सो यूजफुल इन फ्रेमिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज etc। अब जो ये जो इंडेसेस होते हैं, मतलब इंडेक्स नंबर के जो इंडिसेस होते हैं वो एक तरीके से आपको हर एक लेवल में आपकी हेल्प करते हैं, हर एक लेवल पे आपको एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इन द वे ऑफ मेकिंग पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के मामले में या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बिजनेस एक्टिविटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन सब चीज़ों के मामले में जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ 5वें नंबर पॉइंट में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इन सब को मेज़र करने के लिए, इन सब के ऊपर पॉलिसी तैयार करने के लिए इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो एक तरीके से मैं जो हूँ इस स्कोप के साथ साथ यूजेस के साथ साथ इंडेक्स नंबर का जो स्कोप है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, राइट। छठा पॉइंट है देखो BSE सेंसेक्स,
बीएसई सेंसेक्स का आपने नाम सुना होगा। बीएसई का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सेंसेक्स का मतलब होता है सेंसिटिव इंडेक्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सेंसेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो सेंसिटिव इंडेक्स होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, जिसमें जो इनकी प्राइसेस जो होती हैं उसको फिर यहाँ मतलब जो शेयर्स होते हैं आपने नाम सुना है उसको, उसकी खरीद फरोख्त जो होती है वो बीएसई सेंसेक्स में होती है। तो बीएसई सेंसेक्स क्या है? बीएसई सेंसेक्स जो है वो इंडेक्स ऑफ शेयर प्राइसेस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बीएसई सेंसेक्स इज एन इंडेक्स ऑफ शेयर प्राइसेस फॉर शेयर्स ट्रेडेड इन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बीएसई सेंसेक्स जो होता है देखो, तो ये एक तरीके का इंडेक्स होता है जिसमें हम शेयर प्राइसेस को देखते हैं और इन्हीं सब शेयर प्राइसेस की वैल्यू जो है उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसको जो है ट्रेड किया जाता है या फिर खरीदा या फिर बेचा जाता है। दिस हेल्प्स द अथॉरिटीज इन रेगुलेटिंग द स्टॉक मार्केट। और ये जो बीएसई सेंसेक्स है इसकी जो इंडेक्स आती है वो एक तरीके से आपको हेल्प करती है, अथॉरिटीज़ को हेल्प करती है कि वो स्टॉक मार्केट को वो अच्छी तरीके से रेगुलेट कर पाते हैं। दिस इंडेक्स इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ जनरल बिजनेस एक्टिविटी एंड इज़ यूज इन फ्रेमिंग वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ये बातें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि ये बहुत सारी जनरल बिजनेस एक्टिविटीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो पॉलिसी फ्रेम करती है, जो पॉलिसी तैयार करती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल काफ़ी हद तक किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया गया है, इफ़ द शेयर प्राइस ऑफ मोस्ट ऑफ द कंपनीज कंप्राइजिंग एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री आर कॉन्टिन्यूसली फॉलिंग, द गवर्नमेंट मे थिंक ऑफ द चेंजेस इन इट्स पॉलिसी स्पेसिफिक टू दैट इंडस्ट्री विद अ व्यूइंग टू हेल्पिंग इट। देखो यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि मान लो एक ग्रुप ऑफ शेयर प्राइसेस, जैसे कि निफ्टी 50 की बात होती है या फिर बैंक निफ्टी की बात होती है, जब ये सारी की सारी जब रेड होने लगेंगी, मतलब जब भी इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगेगा, सेल ज़्यादा होने लगेगी, राइट। यहाँ पे अगर किसी भी तरह का कॉन्टिन्यूसली जो है अगर शेयर की प्राइसेस में फॉल होने लगेगी तो गवर्नमेंट को इस बात का पता चल जाता है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उस सेक्टर को लेकर के मे बी वो शायद उतनी अच्छी नहीं है, तो उसके बाद जो गवर्नमेंट है जो है वो अपनी पॉलिसीज़ में फिर बदलाव लाते हैं, राइट। तो एक कॉन्टिन्यूस सेक्टर में अगर लगातार फॉल हो रहा है तो इसका मतलब जो उसका इंडेक्स नंबर है वो आपको ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि उस इंडेक्स में, उस ग्रुप ऑफ शेयर्स में कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जिसके कारण से फिर जो शेयर्स हैं वो फॉल हो रहे हैं और गवर्नमेंट जो है उसके बेसिस पे अपनी पॉलिसीज़ तैयार करती है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। सातवां नंबर पॉइंट, आखिरी नंबर पॉइंट आइए इसको देख लेते हैं। समटाइम्स इट इज़ यूजफुल टू कोरिलेट इंडेक्स रिलेटेड टू वन इंडस्ट्री to index another industry or activity so as to understand and predict changes in the first industry. Sometimes देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो कोरिलेट इंडेक्स होता है किसी एक कंट्री का, किसी एक इंडस्ट्री का, उसको दूसरी इंडस्ट्री के इंडेक्स के साथ उसको चेक किया जाता है, कंपेयर किया जाता है और कोरिलेट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द चेंजेस, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी चेंजेस करने की ज़रूरत है, उन सबको समझने के लिए फर्स्ट इंडस्ट्री के मामले में उन सब चीज़ों को समझने के लिए आप जो है इन सब एक्टिविटीज़ को करते हो, लाइक इंडेक्स को कोरिलेट करने की कोशिश करते हो विथ वन इंडेक्स टू अनदर, राइट। फॉर एग्जाम्पल द सीमेंट इंडस्ट्री कैन कीप ट्रैक ऑफ द इंडेक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो देखो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के ऊपर एक तरीके से नज़र रख रही है। एग्जांपल दिया जा रहा है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। इफ़ द इंडेक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इज राइजिंग, मतलब मान लो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का जो इंडेक्स है अगर वो राइज कर रहा है, तो सीमेंट इंडस्ट्री कैन एक्सपेक्ट अ राइज इन डिमांड फॉर सीमेंट। तो आप ये सोच सकते हो कि डिमांड जो है सीमेंट इंडस्ट्री का वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हो कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक, इंडिया में चूंकि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ी हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ी हैं, तो आप जो कंस्ट्रक्शन की जो कंपनीज आप चाहो तो उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज आगे जा करके जो सीमेंट का डिमांड है वो बढ़ेगा, तो जो सीमेंट की कंपनीज है जो सीमेंट बेच रही हैं या फिर जो लोहे का जो सरिया होता है वो जो लोग बेचते हैं, राइट, मोंगिया स्टील या फिर और भी बहुत तरह की जो कंपनीज होती हैं, उनके शेयर प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा डिमांड आएगा, काफ़ी ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी होगी, बिकॉज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ रही हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ से पता चलेंगी? ये सब चीज़ें आपको इंडेक्स नंबर के यूजेस से ही पता चलेंगी। तो ये दो टॉपिक हम लोगों ने किया। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, जिसमें हम लोगों ने इंडेक्स नंबर को किया कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, इसको 5 पॉइंट्स के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने किया कि इंडेक्स नंबर के यूजेस क्या क्या हैं, राइट, इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल जो है किस तरीके से कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है। ये दो टॉपिक हम लोगों ने किया। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।